हेलो दोस्तों, मैं सुमेश कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। वायरस से होने वाली बीमारियों की श्रृंखला चल रही है, उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। आज हम जिक्र करते हैं अगली बीमारी का, जिसे अपन कहते हैं डेंगू। डेंगा भी लिखा रहता है, कुछ जगह डेंगी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन याद रखना अपन को इसको क्या कहना है, डेंगू। बहुत सामान्य बीमारी है, बहुत ज्यादा इसमें सोच विचार की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि मच्छर के काटने से आजकल डेंगू बीमारी हो रही है। तो उसी डेंगू बीमारी की कहानी की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ 1950 में, 1950 में फिलीपींस फिलीपींस और थाईलैंड, फिलीपींस और थाईलैंड इन दोनों जगहों पर सबसे पहले देखा गया था इस बीमारी को। जब ये सबसे पहले मच्छर से होकर मनुष्य में आई तो ये 1950 की घटना है फिलीपींस में। अब ये जो बीमारी है, ये बीमारी सामान्यतः उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जिसे अपन कहते हैं, उस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ठीक, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ज्यादा पानी गिरेगा, ज्यादा बारिश होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, कीचड़ होगा, दलदल होगा, और आप जानते हैं कि जहां पानी होगा वहीं मच्छर अपने जो है लार्वा देता है, तो उसके लिए हो जाएगा। ठीक, फिर ये जो है वर्तमान समय में लगभग संपूर्ण पृथ्वी पे फैल चुका है। पृथ्वी या विश्व कह लो में फैल चुका है। अलग अलग है, अलग अलग प्रकार का होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे, कौन सा कैसा प्रकार है, क्या कैसी कहानी उसकी अपन पढ़ेंगे। ठीक, एक प्रकार है DHF, डेंगू का एक प्रकार है डेंगू हीमोरेजिक फीवर। हीमोरेजिक मतलब ये संबंधित होगा किससे, लीवर से। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे। ये जो है जैसे USA, यूके मतलब अपना ये इंग्लैंड वाला एरिया, यूके, USA, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है DHF। और कुछ एशिया के देश भी हैं, कुछ एशियाई देशों में ये बीमारी है। एक रिसेंट डेटा के अनुसार ये कहा जाता है कि लगभग 2500 मिलियन लोग, 2500 मिलियन मतलब पूरी जो आबादी है, पूरी जो पृथ्वी की जो आबादी है, उस आबादी का 2/5 हिस्सा इस बीमारी से ग्रसित हो चुका है या होने वाला है ना। ये जो बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि अभी 2500 मिलियन लोग इससे प्रभावित हो चुके। ठीक हो गए, ऐसा नहीं है कि सभी की स्थिति बहुत गंभीर थी, नॉर्मल हुआ, ठीक हो गए, सब हो गए, लेकिन इतने लोग इससे हो चुके हैं प्रभावित। और शुरुआत हुई थी 1950 से। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन उसी सीक्वेंस से पढ़ते हैं जैसे अपन पढ़ते आए हैं और बीमारियों को। ठीक, यदि अपन बात करते हैं इस बीमारी की, तो ये बीमारी जिस वायरस से होती है उस वायरस को कहा जाता है अरबी वायरस। ठीक, ये जो है ये भी कोई प्रजाति है, उसका शॉर्ट फॉर्म करके कर दिया गया है अरबी वायरस। जैसे कल पढ़े थे ना, फेलवी वायरस हो गया था, फ्लेविविराइड का शॉर्ट फॉर्म फेलवी था, वैसे ये भी शॉर्ट फॉर्म होता है अरबी वायरस। अब यदि अपन बात करें इसके अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग की, तो अलग अलग प्रकार का डेंगू जो है अलग अलग अंग को प्रभावित करता है। लेकिन अब आप ऐसा पेपर में अलग अलग तो लिखाएगा नहीं, तो आप पेपर के हिसाब से याद रखो, आपको टिक करना है प्रभावित अंग आपसे पूछा जाए अफेक्टेड ऑर्गन, तो आपको उसमें टिक करना है लीवर, यकृत, या अंग ना पूछ के कहे कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो प्रभावित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, या जिसे अपन कहते हैं रुधिर पट्टिकाएं।
तो ये जो प्लेटलेट्स है ये तो आप सुने ही होंगे, नया है नहीं आपके लिए। ऐसे सुनते हैं ना कि डेंगू बीमारी प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, फिर हॉस्पिटलाइज्ड होता है वो, फिर प्लेटलेट्स चढ़ती हैं, तो प्लेटलेट तो जानते ही थे आप। ठीक, अगली चीज जो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन या जिसे अपन कहते हैं संक्रमण, ये जो है मनुष्य के लिए कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी को डेंगू है तो उसके संपर्क में आने पर अपन को भी फैल जाए, है ना, कि उसके सर्दी जुकाम छींक खांसी इनसे अपन को हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसी बीमारी नहीं। ये जो बीमारी है ये होती है मच्छर से। मच्छर का नाम है मादा एडिस इजिप्टी। याद रखना, हमेशा जो मच्छर काटती है वो फीमेल मच्छर होती है, मेल मच्छर नहीं काटता। मादा एडिस इजिप्टी। सामान्य जो अपने घर में जो मच्छर दिखता है ना वो तो एनाफिलीज है, मलेरिया होता है इससे, ये उससे थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो मतलब बड़ा दिखाई देता है, समझ जाओगे, कुछ कभी कभी देखने को मिल जाता है, पैर पतले पतले होते हैं, शरीर बड़ा होता है और आकार थोड़ा बड़ा होता है, ये होती है मादा एडिस इजिप्टी। ठीक, फिर यदि अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स या लक्षण की, तो उसको देखते हैं। लक्षण के लिए अपन थोड़ा सा यहां पर इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं सिम्टम्स, लक्षण। देखो, यदि अपन डेंगू की बात करें तो डेंगू 3 प्रकार का होता है। मच्छर के काटने पर जो डेंगू है वो 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला प्रकार कहलाता है क्लासिक, या आप इसे कह सकते हैं नॉर्मल, लेकिन किताब में क्लासिक शब्द का उपयोग होता है, क्लासिक डेंगू। उसके बाद दूसरा प्रकार होता है DHF, इसे कहा जाता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर। डेंगू हीमोरेजिक फीवर या बुखार, ये जो है सामान्य वाले के बाद वाली कंडीशन है। और फिर एक होता है इसके बाद DSS। डी से तो आप समझ गए डेंगू, एस से मतलब है शॉक, और एक से मतलब एस से मतलब है सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम, तीनों एक ही वायरस से होती है। वायरस की स्पीशीज में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, उसकी स्पीशीज दूसरी हो सकती है, वायरस में कोई म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन वायरस आप अरबी वायरस ही याद रखें। और तीनों जो है ये अलग अलग, ठीक है, नाम इनके अलग है, काम भी अलग अलग है। क्लासिक बिल्कुल नॉर्मल वाला, फिर होता है DHF, और सबसे खतरनाक होता है DSS। तो ये जो क्लासिक वाला होता है जिसे अपन नॉर्मल डेंगू कहते हैं, ये जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसके ऐसे सामान्य लक्षण रहेंगे कि ठंड के साथ बुखार आना, थोड़ा सा हाथ पैर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, लेकिन ये सामान्य होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इसका ट्रीटमेंट भी नहीं कराना पड़ता, 5-6 दिन में खुद ब खुद शरीर एंटीबॉडीज बनाकर उस वायरस को नष्ट कर देता है। जब कौन सा वाला होगा? क्लासिक वाला। लेकिन यदि किसी को DHF और DSS है तो फिर ये कंडीशन नहीं होगी। भारत में जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है DHF। आप सबसे ज्यादा सुनते होंगे ना कि डेंगू में लीवर प्रभावित होता है, तो भारत में एशिया के जो ज्यादातर देश हैं वहां पर DHF होता है, डेंगू हीमोरेजिक फीवर। हीमो शब्द आ गया है ना, हीमोरेजिक फीवर, तो ये जो है ये संबंधित है हमारे यकृत से। ठीक, तो तीनों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, इनको पढ़ते हैं अपन। फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म आ सकते हैं इनके, है ना। तो पहला जो है, यदि किसी को क्लासिक या नॉर्मल है तो क्लासिक जो है इसमें 2 से 7 दिन बाद एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक, बाकी लक्षण वही है, बुखार आना ठंड के साथ, ऐसा वैसा
ठीक, थोड़ी बीमारी तो बड़ी है लेकिन कई बार खुद से ठीक हो जाती है। लेकिन यदि अपन DHF की बात करें तो भैया अब यहां से मामला बिगड़ जाएगा। सबसे पहले तो ब्लड में इंफेक्शन होगा। ब्लड में इंफेक्शन होने की वजह से क्या होगा, हमारी त्वचा में लाल दाने निकलेंगे, बहुत सारे रेड स्पॉट निकलने लगेंगे, लाल दाने छोटे छोटे, जिनमें अत्यधिक खुजली होगी, जिनमें ईचिंग या क्या होने लगेगी, खुजली। फिर जब प्लेटलेट्स और ज्यादा प्रभावित होंगी, प्लेटलेट्स की संख्या और कम होगी, तो इस बीमारी में जोड़ों में, हड्डी में और खासतौर पर जोड़ों में असहनीय दर्द होता है, अनबियरेबल पेन इन जॉइंट, जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। ठीक, अब क्या होता है, इसके लिए एक टर्म याद रखना, DHF या डेंगू बीमारी को ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है। हड्डी में, जोड़ों में इतना दर्द होता है कि ऐसा लगता है जैसे हड्डी टूट गई है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है, डेंगू बीमारी। ठीक, फिर अब यदि अपन बात करें DSS की, तो DSS में ये लक्षण तो रहेंगे कि रेड स्पॉट बन जाएंगे, जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। इस बीमारी का एक नया लक्षण होता है कि शरीर में अत्यधिक बेचैनी होती है, बेचैनी होने लगती है। ठीक, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि सही समय पे इलाज ना मिले ना, तो ये जो DHF है और DSS, इस बीमारी में लीवर इतना अधिक प्रभावित हो जाएगा कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है ना। लीवर प्रभावित हो जाएगा, प्लेटलेट्स इतनी कम हो जाएंगी कि इंसान की मृत्यु हो जाएगी DHF और DSS में। बाकी इसके अलावा और बाकी नॉर्मल वाले में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, वो सामान्यता ही होता है। ठीक, इसके लिए ये नजदीकी अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुंचना है इसका सबसे अच्छा, आप कह सकते हो कि इसके लिए ट्रीटमेंट, उपचार, जागरूकता। ठीक, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से इसे जाना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या उपचार की। तो ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है ना, ऐसा कोई उपचार नहीं है, बस जागरूकता ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है यहां पर। ठीक, कि क्या कर सकते हैं भैया, आसपास पानी जमा ना होने दें, सॉलिड या ठोस जो वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ, उसको इकट्ठा ना होने दें, आसपास ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें, कीचड़ ना बनने दें, दलदल ना होने दें। यदि मान लो कहीं पर पानी स्टोर हो रहा है तो वहां पानी की बकायदा साफ सफाई होती रहे, कूलर साफ सुथरे रखें, है ना। या मान लो कहीं पर ऐसा जहां पानी स्टोर कर रहे हैं तो फिर वहां पर क्या करो, मिट्टी तेल डाल दो, है ना। उसका भी लॉजिक है, मिट्टी तेल डालने से क्या होता है, पानी का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जिस मजबूती से पकड़ के रखे रहते हैं ना, वो मजबूती कम हो जाती है और पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिस वजह से जो मच्छर अपने लार्वा देके जाता है ना, वो लार्वा भी पानी में डूब के मर जाते हैं। क्योंकि लार्वा क्या होता है, मच्छर के लार्वा ऐसे पानी, जैसे ये पानी है तो ये पानी की सतह में ऐसे लटकते रहते हैं और यहाँ से उनको हवा मिलती रहती है। अब यदि अपन पानी में मिट्टी तेल डाल देंगे तो क्या होगा, पानी का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से क्या होगा, ये जो है पानी के बीच का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा और ये नीचे आके पानी में गिर के डूब जाएंगे और मर जाएंगे। तो पानी साफ कर लो और मान लो ऐसा है कि पानी साफ नहीं कर पा रहा है तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी तेल डाल दो। ठीक, तो ये तो हो गए भैया इसके कि आप कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं। अब उपचार की बात करें तो उपचार एक तो है जो चलते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड एक वैक्सीन है जिसे कहा जाता है डेंगवैक्सिया। ठीक, तो नाम से ही समझ गए होंगे, डेंगवैक्सिया,
डेंग शब्द जो है ये डेंगू के लिए है और वैक्सिया का यहाँ पर जो मतलब है वो क्या है, वैक्सीन। WHO से मान्यता प्राप्त, भारत में अभी इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन हाँ ये एक वैक्सीन है जिसको उपयोग किया जाता है। फिर दूसरी जो वैक्सीन है उसका नाम है रिबाविटिन, की वैक्सीन, इसका भी यहां पर जो है उपयोग किया जाता है। ठीक, WHO से अप्रूव है, भारत में हालांकि दोनों उपयोग नहीं होती है पर इनको WHO से मान्यता प्राप्त है। और यदि अपन बात करें तो विश्व डेंगू दिवस, वर्ल्ड डेंगू डे, विश्व डेंगू दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 मई को। विश्व डेंगू दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 मई को। ठीक ठीक, तो ये जो है ये कहानी हो गई डेंगू बीमारी की। डेंगू बीमारी से संबंधित जितने पॉइंट थे ये आपको याद है, रखना है। क्या होता है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा डेंगू बढ़ जाता है ना, तो उसके मसूड़ों से खून आने लगता है, उसके दांतों से क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, पस जैसी बन जाती, मवाद निकलने लगता है। तो ये सब आपको इसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, इतने सिम्टम्स आपको याद नहीं रखना है। बस आप ये याद रखो कि ये बेसिक है, लीवर प्रभावित हो जाएगा और ये सब घटनाएं होती। ठीक, अब बात आती है जिसको भी डेंगू है, जिसको हुआ है या आसपास हुआ है, तो आपने एक ट्रीटमेंट या एक उपचार जरूर देखा होगा, होम रेमेडी अपन जिसे कहेंगे, घरेलू उपचार। घर के उपचार में आपने सुना होगा पपीते की पत्ती का जूस, सभी ने सुना होगा है ना, कि जब डेंगू हो जाता है तो डॉक्टर खुद रिकमेंड करता है कि भैया पपीते की पत्ती का क्या पिलाया जाए, जूस। पपीते की जो पत्ती होती है उनको लेके उनको असली अच्छे से मसला जाता है पानी मिला के, और फिर फिल्टर करके छान के जो लिक्विड बचता है वो जूस पी लिया जाता है ना। तो उपचार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ डॉक्टर कहता है इसको, ये एक प्रकार का घरेलू उपचार आप कह सकते हैं, होम रेमेडी है। ठीक, क्या करना चाहिए, पपीते की पत्ती का रस, पपाया लीफ जूस। अब पपीते की पत्ती का क्यों रस दिया जाता है, तो पपीते की पत्ती में एक केमिकल होता है, एक पिगमेंट आप कह सकते हैं, एक वर्णक होता है जिसे कहा जाता है एसिटोजेनिन। ये याद रखेंगे बहुत अच्छे से, इसमें होता है एसिटोजेनिन, और ये एसिटोजेनिन जो पिगमेंट है, जब पपीते की पत्ती का जूस पीते हैं, ये एसिटोजेनिन पिगमेंट हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर में जाकर प्लेटलेट्स के निर्माण को बढ़ाता है। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन या निर्माण को बढ़ाता है। तब जिसको डेंगू बीमारी हुई उसके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो गई, तो अपन ने पपीते की पत्ती का जूस पिया, एसिटोजेनिन शरीर में गया और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने लगी। तो इसलिए भैया ये अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना तुक्का है, ये जो पपाया लीफ जूस है एक अच्छा ट्रीटमेंट है। एक और बात सुनने को मिलता है कि कहा जाता है बकरी का दूध पिलाना चाहिए, है ना। तो बकरी का दूध का साइंटिफिक तो मेरे को नहीं मालूम, पर शायद उसमें फैट ऐड नहीं होता तो पचना आसान होता होगा, जो भी लॉजिक आइडिया नहीं हो, लेकिन ये भी सुनते हैं कि बकरी का दूध पिलाना चाहिए। उसका बहुत ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन हाँ पपीते की पत्ती का जूस के बिल्कुल साइंटिफिक रीजन इसलिए दिया जाता है। ठीक, तो ये जो है ये हो गया आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने डेंगू बीमारी के बारे में पढ़ा। ऐसे ही धीरे धीरे हम और बीमारियों को पढ़ते जाएंगे। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।